हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इसका नाम पहले लक्ष्य एजुकेशन था, जिसे मैंने चेंज करके लेट्स क्रैक यूजीसी नेट कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, और मैं पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को ही टारगेट करूँ और उसमें लोगों की हेल्प करूँ। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में सब कुछ पता होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक बार जुलाई में और दूसरा आपका दिसंबर में। जुलाई वाला इस बार हुआ था, पर उस एग्ज़ाम में कुछ पेपर लीक का कुछ था, जिसके कारण उस पेपर को दोबारा अ, अगस्त से सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया। इस वजह से इस साल शायद 3 बार हो गया इस एग्ज़ाम को, क्योंकि जुलाई में पेपर लीक होने की वजह से उसे दोबारा देना पड़ा। और इसका सेकंड जो है वो दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी इस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है आपका पूरा जनरल पेपर होता है, जो सभी को देना होता है। इसके अलावा एक दूसरा पेपर होता है जो कि आपका कोर पेपर होता है, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो। जैसे कि मेरा पोल साइंस है, और जो बच्चे पोल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो आपके ना केवल यूजीसी नेट एग्जाम, बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपका जो यूजीसी नेट का यूनिट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक ही कराऊंगी। देखो, कराने के लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, पर मैं चाहती हूँ कि आप पहले उन सब टॉपिक्स को पढ़ो और उन पे अपनी पकड़ मजबूत करो जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं केवल वो टॉपिक्स आपको अच्छे से कराऊंगी जिससे आपका पेपर आसानी से क्रैक हो जाए। आज के सेशन में हमारा जितना टॉपिक हो जाएगा उतना हो जाएगा, बाकी सारा आपको सेकेंड पार्ट में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो पेपर जितने एनालाइज किए हैं, और मैंने खुद इस बार जो पेपर दिया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इस चीज को एनालाइज करूं कि क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं, वो है एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 6 स्टेजेस होते हैं, जिसे हम 6 फेजेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। फिर पंचशील प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा, इंदिरा डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन, और फिर इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आया था, एक मैचअप आया था 2 मार्क्स का। क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो पंचशील और बाकी कुछ ऑप्शंस और थे, आपको उसको मैच करना था उसके टाइमलाइन अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, पर आप उन पे पहले फोकस करो जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका 6 फेजेस, यानी कि 6 स्टेजेस। यानी कि 6 स्टेजेस कौन कौन से हैं आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका टाइमलाइन याद रखना है अच्छे से, कि फर्स्ट फेज जो हुआ था, इसका जो फर्स्ट स्टेज था वो कब था, 1947 से 62 का। और सेकंड कब था, 62 71। थर्ड कब है, 71 टू 91। और फिर फोर्थ 91 टू 98। और फिफ्थ वाला 98 टू 2013। और जो आपका लास्ट फेज है वो अभी तक चल रहा है, 13 से लेके अभी तक टिल नाउ। ओके। तो यहाँ पे आपका पूरा पीडीएफ इंग्लिश में है, और मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। देखो, अगर आप मेरे इन नोट्स को पढ़ लोगे अच्छे से, और जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लोगे, और उसके थोड़े बहुत खुद से नोट्स बना लोगे, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को पक्का मिलेंगे पेपर में। तो जो मैं पढ़ाऊंगी, और जो भी आपको नोट्स में दे रखे हैं, जो पीडीएफ में दे रखा है, वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बने हैं। मैंने एनालाइज किया है पिछले कुछ पेपर्स में, उसके हिसाब से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, 6 स्टेजेस में आपको ये याद रखना है कि इसकी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि आपको कुछ इंसिडेंट दे देंगे और बोलेगा ये कौन से टाइमलाइन में हुआ है।
क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है पिछले कुछ पेपर्स में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नोट्स में है, जो भी पीडीएफ में, वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको अगर 6 स्टेजेस में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो 47 to 62 फर्स्ट फेज की अगर बात करूं, तो फर्स्ट फेज में आपका क्या क्या चीज हुआ। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 54 में पंचशील हुआ था। पंचशील प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो कब हुआ था, 54 में हुआ था, तो इसके बीच में आता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, 54 में ये कौन से फेज में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पंचशील कौन से में आता है, ठीक है। तो वो चीज आपको, जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, आपको टाइमलाइन याद होगा और ये भी पता होगा कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, तो उससे आप आसानी से मैच कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड फेज की अगर बात करूं, तो यहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966, कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे 65 लिखा हुआ है, कश्मीर को लेके हुआ था। तो अब वो अगर पूछ लिया जाए कि ये एग्रीमेंट कब हुआ था, कौन से फेज में हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 62-71 के बीच में हुआ था। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं, तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपका 74 में, आपका 1974 में आपका पोखरान फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था। तो 71 और 91 के बीच में 74 में हुआ था, तो वो आपको याद रखना होगा। तो इसी तरीके से आपको सारे फेसेस याद करने होंगे अच्छे से टाइमलाइन वाइज, और इसके जो भी इंसिडेंट हुए थे मैं आगे जो पढ़ाऊंगी, तो आप उसको इससे रिलेट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुआ था वो बेसिकली इसका जो एक, इंडिया ने इसको पॉइंट रखा था कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तो इंडिया ने किसी भी गुट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। जब आपने अगर हिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कोल्ड वॉर जब हो रहा था, तो पूरी दुनिया, एक सोवियत यूनियन और दूसरी यूएसए, दोनों में बट गई थी। तो उस समय इंडिया ने किसी भी गुट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपना एक गुट बनाया था जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इस पॉइंट पीडीएफ में मैंने नहीं मेंशन किया है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो वर्ड था वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था आपका वीके मेनन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, ये पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, इसका जो एक पॉइंट रखा था वो तो इंडिया ने रखा था, ठीक है। तो उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस समय इस मूवमेंट को 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था सबसे पहले, जिसका नाम था, सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं जोसेफ ब्रोज टीटो, जो युगोस्लाविया के थे। दूसरे आते हैं हमारे नेहरू जी, इंडिया से। उसके बाद नासील आते हैं इजिप्ट से, और फिर आपके घाना से आते हैं एनक्रूमा, और सुकोर्नो आते हैं आपके इंडोनेशिया से, ठीक है। तो ऐसे टोटल 5 कंट्रीज हो गए, आपके 5 देश हो गए। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सी कंट्री से कौन से लीडर थे, ठीक है। जो इसका जो सबसे पहला जो एक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है वीके मेनन वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको पांचों कंट्री के नाम और उनके लीडर्स के नेम आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि लीडर के नाम थोड़े से अजीब है, पर आपको इनको याद करना होगा अच्छे से, क्योंकि आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपका बनता है कि ये सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था सितंबर 1961 में, ठीक है। तो यहाँ से ये थर्ड पॉइंट बनता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और बाकी आप इस पीडीएफ को एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्टिव, इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, कि जैसे कि शांति को बढ़ावा देना, और आपस की कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, तो ये मेन प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए उसी पे बनते हैं, तो आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और उन पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जिससे वो पॉइंट्स आपको याद रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है वो है पंचशील एग्रीमेंट। अभी जब मैंने आपको स्टेजेस बताए थे तो उसमें आपको बताया था कि आपको पर्टिकुलर स्टेजेस के अपने जो उस स्टेज के अंडर जो जोन से भी आपके इंसिडेंट हुए थे उस इंसिडेंट को आपको अच्छे से याद करना होगा। तो जैसे कि आपका पंचशील हुआ था, पंचशील आपका कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में किया गया था। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। इसका ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2024 वाले अटेम्प्ट में, यूजीसी नेट के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपके लिए पीवाईक्यू बन गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसका मैचअप आया था, आपको इसके ईयर वाइज कौन सा सबसे पहले हुआ था उसको आपको मैच करना था। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचशील एग्रीमेंट क्या था। तो यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ था उसे याद रखना है, किनके बीच में हुआ था वो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर कुछ एक और बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो है, इम्पॉर्टेंट जो बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो होता है इसका पंचशील एग्रीमेंट के प्रिंसिपल कितने थे। तो इसके टोटल 5 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, अब कौन कौन से प्रिंसिपल थे आपको उनको थोड़ा सा रीड करना होगा और अपने नोट्स में हाईलाइट करना होगा कि आपस में एक पीसफुल माहौल बना के रखना और इक्वालिटी को महत्व देना। इसके अलावा एक दूसरे की जो भी कंट्री के अंदर अंदर जो भी मुद्दे चल रहे हैं, इंटरनल अफेयर है, उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना, हस्तक्षेप ना करना, और फिर नॉन एग्रेशन को आपको महत्व देना, है ना। उसके बाद एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है उसका रिस्पेक्ट करना। तो ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स से यहाँ पे मेंशन है, 5 पॉइंट्स। इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में अपना आप नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस साल भी इससे क्वेश्चन आया था। अगर हम अगले डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो है इंदिरा डॉक्ट्रिन। इंदिरा डॉक्ट्रिन से आपको पता चल रहा होगा कि ये इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। तो इंदिरा डॉक्ट्रिन जो हुआ था वो बेसिकली आपका हुआ था 1960s में, 1960s में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और ये जो डॉक्ट्रिन है वो किससे सिमिलर है, ये क्वेश्चन भी बनता है आपसे, किससे सिमिलर है ये। ठीक है, तो ये है आपका यूएसए के मुनरे डॉक्ट्रिन से। ठीक है, मुनरे डॉक्ट्रिन से ये सिमिलर है काफी ज्यादा इंदिरा डॉक्ट्रिन। तो ये पूछ लिया था प्रीवियस ईयर में, कभी पूछा था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू चेक किए थे, तो उसमें पूछा था कि ये कौन से डॉक्ट्रिन से काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो फिर ये यूएसए के मुनरे डॉक्ट्रिन से काफी ज्यादा सिमिलर है। और ये डॉक्ट्रिन कब हुआ था? 1960s में। जो आपका स्टेजेस है उसमें आप मैच कर सकते हो कौन से स्टेजेस के बीच में इंदिरा डॉक्ट्रिन हुई थी। ठीक है, मेनली जो इंदिरा डॉक्ट्रिन हुई थी वो साउथ एशिया कंट्री को लेके हुई थी, कि साउथ एशिया कंट्री के साथ हमारे रिलेशन को सुधारना, जिसमें बोला गया था कि साउथ एशिया की कंट्रीज में इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा और बाकी इंडिया काफी हेल्प करेगा। तो इन सब चीजों को लेके इंदिरा डॉक्ट्रिन बनाई गई थी। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ काफी छोटा रखा है। देखो, मैं आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देने के लिए बोलूंगी अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं पेपर को और दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है। तो उसके हिसाब से आप केवल उन टॉपिक्स पे सबसे पहले फोकस करो जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो जो मैंने आपको बताया है उसको आप नोट डाउन कर लो, उसकी टाइमलाइन लिख लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, इंदिरा डॉक्ट्रिन का जो एक बिगेस्ट सक्सेस था वो था आपका शार्क। ठीक है, अब शार्क क्या है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो एक बिगेस्ट जो सक्सेस था वो स्टेब्लिश किया था शार्क। ठीक है, तो ये आपको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन गुजराल डॉक्ट्रिन जो है इंदर कुमार गुजराल के नाम पे ये रखा गया, इस डॉक्ट्रिन का नाम गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि 12th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1997 से 1998 तक ये डॉक्ट्रिन हुई थी। तो ये डॉक्ट्रिन कब हुई थी? 1997।
तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना होगा। और बाकी उस समय जब ये डॉक्ट्रिन की गई थी तो ये डॉक्ट्रिन के पीछे जो मेन जो दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव्स थे, पहला तो ये था कि ये इंदिरा डॉक्ट्रिन जब करवाई गई थी, जब हुई थी तो बहुत प्रेशर था उनके ऊपर सीटीबीटी पर साइन करने के लिए, पर उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। तो एक सबसे बड़ा तो ये था। बाकी गुजराल डॉक्ट्रिन को उन्होंने अपनी टाइम पे उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये कब हुआ था वो आपको डेट याद रखनी होगी बहुत अच्छे से कि कब हुआ था ये। और ये उस समय देवगौड़ा गवर्नमेंट टाइम था, वो भी आपको याद रखना होगा नाम। और बाकी इस जब गुजराल डॉक्ट्रिन हुई थी ना, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि ये जो हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं उनके साथ बिग ब्रदर का रिलेशन निभाएगा। जितने भी आपके पड़ोसी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया एक बिग ब्रदर का, बड़े भाई जैसा रिश्ता निभाएगा। तो ये आप किससे रिलेट कर पा रहे हो? नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड पॉलिसी 2014 में आई थी, जब गवर्नमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जब प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बने थे, तो उससे अब रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन में भी उन्होंने यही बात की थी कि इंडिया अपने नेबर कंट्री के साथ एक बड़े भाई जैसा रोल निभाएगा। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो एक बिगेस्ट अचीवमेंट था कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो वाटर डिस्प्यूट था 1996 का, उसको सुलझाने में काफ़ी हेल्प हुई थी गुजराल डॉक्ट्रिन के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बने, ये ईयर कब था, उस समय हमारी किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट थी, इसके मेन प्रोस्पेक्टिव कौन कौन से थे, और बिग ब्रदर का उन्होंने रोल निभाया था अपने नेबर कंट्रीज के साथ। और ये भी कहा था कि बाकी की जो हमारी कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज है, उनके साथ हम कोई भी मुद्दे को हम बातचीत के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस डॉक्ट्रिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से याद करने होंगे।